हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के दो नए कॉन्सेप्ट्स, ठीक, जिनका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, नोट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बताता है। जनरल लाइफ में हम इस प्रिंसिपल को जाने अनजाने में हर जगह अप्लाई करते ही हैं, ठीक है। उसी को एक फिजिक्स के फॉर्म में लिख दिया गया तो बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने क्लास 11th में भी सेम फिनोमेना, सेम प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था वेव्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, सो दैट आपको ये प्रिंसिपल समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। थोड़ी हम 11th क्लास की बात कर लेते हैं कि वहां हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और वो कैसे इसके अंदर अप्लाई होंगी, ठीक है। एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं। मान लो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो ये वाला लग रहा है 10 न्यूटन का और मान लो ये वाला लग रहा है 5 न्यूटन का, और ये लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, या मान लो 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। मन से ले ली कोई भी सिचुएशन। एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो आप सोच के देखो, अगर ये 10 न्यूटन 5 न्यूटन लग रहे हैं तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे? क्या चीज चेंज होगी बताओ। मान लो ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा? एक नेट फोर्स। इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा बेटा? नेट फोर्स। ध्यान करो, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम वेक्टर्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स अगर किसी एंगल पर लग रहे हैं तो वो क्रिएट करते हैं नेट रिजल्टेंट या नेट वेक्टर, और उसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे इस फॉर्मूले से। याद आया बेटे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया? जब भी हम दो वेक्टर्स का वेक्टर्स हम निकालते थे या नेट रिजल्टेंट निकालते थे तो इस फॉर्मूले से निकालते थे। तो क्या होगा कि अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है इसके ऊपर, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स निकालने के लिए 10 न्यूटन रख दो, एक की जगह रख दो, ये वाला रख दो 5 की जगह, थीटा रख दो 60 डिग्री, और आपको मिल जाएगा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस बॉक्स के ऊपर। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो रिजल्टेंट तो मिल गया, मुझे बताओ अगर मैं इस 10 न्यूटन को चेंज करके मान लो कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 15 न्यूटन। कितना कर देता हूं बेटा? 15 न्यूटन। तो इसके 15 न्यूटन होने से इस 5 न्यूटन के फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, इंडिपेंडेंट है। हाँ, फर्क किस चीज पे पड़ेगा? नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स चेंज होगा तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज होगा। बाकी ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 15 न्यूटन ये फोर्स लगा तो इस वाले फोर्स की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा हो गई, नहीं होगी, है ना। चेंज क्या होगा? सिर्फ ये फोर्स आपने चेंज किया तो इस बॉक्स पे लगने वाला सिर्फ नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब मैं समझाता हूं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। बिल्कुल यही बात कहता है, बस चार्ज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बेटा? चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि कितने भी फोर्स लग रहे हो वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, एक दूसरे के फोर्स के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन होगा क्या कि अगर फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी तो जिस बॉडी पर वो फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी पे नेट फोर्स चेंज होगा, बस। बाकी कोई चीज, बाकी जितने भी फोर्स हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलता है कि मान लो एक सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं बेटा? n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और एक चार्ज जैसे यहां रखा है, मान लो एक Q1 चार्ज रखा है और इसके आसपास खूब सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज रखा है बेटा Q2, एक रखा है Q3, एक रखा है Q4, और ऐसे करके रखे Qn तक खूब सारे फोर्स रखे हैं, चार्जेस रखे हैं इसके आसपास, ठीक है। एक सिस्टम ले लिया, उसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं और हम निकालना चाहते हैं किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स।
प्रॉब्लम समझ गए, सिचुएशन समझ गए कि एक सिस्टम है, उसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं और हम निकालना चाहते हैं किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। कूलम्ब्स लॉ की प्रॉब्लम समझो। कूलम्ब्स लॉ बोलता है दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, सिर्फ इतना बताता है, लेकिन मुझे एक चार्ज पे खूब सारे फोर्स निकालने हैं, एक ही चार्ज पे खूब सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। बोलो क्लियर है बात कि नहीं, है ना। चलो मान लो, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लो Q2 इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, सब कुछ पॉजिटिव ले लिया हमने, है ना। मान लो Q2 कुछ फोर्स लगा रहा है Q1 पे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। मान लो हमने इसको दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक Q3 फोर्स लगा रहा है, मान लो Q3 फोर्स लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है, Q3 फोर्स लगा रहा है इस तरफ, इसको हमने बोल दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ऐसे Q4 भी फोर्स लगा रहा है इस पे, Q4 भी इधर फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है, इसको हमने बोल दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ऐसे ये वैल्यू चली जाएगी, कहां तक चली जाएगी, n तक चली जाएगी। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो n फोर्स लग जाएगा, वहां तक चला जाएगा। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हुआ, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हुआ, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये जो फोर्स होगा ना, इस पे जो टोटल फोर्स होगा उसको मान लेते हैं कि वो टोटल फोर्स है F। क्या है टोटल फोर्स, F। तो F जो होगा वो बेसिकली 1, 2 और 3, इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम समझ गए ना, वेक्टर सम मतलब इस R से फाइंड करेंगे, R से फाइंड करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इससे फाइंड करेंगे बेटा। बोलो क्लियर है कि नहीं। एक चार्ज पे जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन तीनों फोर्स को अगर हम वेक्टर सम कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, वेक्टर सम अगर हम कर देंगे, वेक्टर सम अगर हम कर देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, इन सबका अगर हम वेक्टर सम कर देंगे, और अगर n पार्टिकल है तो n तक चला जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n पार्टिकल, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n पार्टिकल। तो ये जो है, ये जो वेक्टर सम है, मुझे अगर टोटल चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर सम की जरूरत पड़ती है। किसी एक चार्ज पर अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू जितने भी n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो जितने भी चार्जेस हैं उनका इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है, उन इंडिविजुअल फोर्सेस का हम क्या कर दें बेटा, वेक्टर सम कर दें। वेक्टर सम करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स। और ये जो फोर्स, इसने जो Q3 ने जो फोर्स लगाया, Q2 ने जो फोर्स लगाया, Q4 ने जो फोर्स लगाया, ये फोर्स एक दूसरे को कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। इनकी वैल्यू चेंज होने से सिर्फ इस Q1 पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्या ये बात बढ़िया से समझ में आ गई आपको, मैंने आपको क्या समझाया। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो इसका स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आप स्टेटमेंट लिखो, वीडियो पॉज करके बढ़िया से स्टेटमेंट लिखो। लिख लिया, चलो स्टेटमेंट लिखने के बाद एक सिस्टम मानेंगे, इसको व्यवस्थित कैसे लिखना है देखो। चलिए क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम मान रहे हैं, एक सिस्टम मान लिया हमने, एक चार्ज मान लिया Q2, एक मान लिया Q3, एक मान लिया Q4, और हम निकालना चाहते हैं Q1 के ऊपर नेट फोर्स, और बाकी Qn तक चल रही सिस्टम, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमने मानी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया है R21, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया R31, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया है R41, ठीक है। चलिए ये Q2 Q1 दोनों पॉजिटिव, Q2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, चलो इधर डायरेक्शन बना दो,
ये क्या लग रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। Q3 फोर्स लगा रहा है इस पे, उसकी डायरेक्शन होगी ये, है ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। Q4 भी फोर्स लगा रहा है इस पे, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4, और ये चलता जाएगा बेटा एंड तक। सिस्टम बना लिया आपने। चलो अब मुझे वैल्यू लिखनी है, वैल्यू लिखनी है किसकी, F12 की वैल्यू लिखनी है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 कितना होगा बताओ। वेक्टर फॉर्म लिखना है कूलम्स लॉ का, ठीक है, पढ़ाए थे तुमको लेक्चर नंबर 3 में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बेटा एक बार उसको जाके देख लो। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 किसके बीच का फोर्स है, Q1 और Q2, तो क्या लिखेंगे K Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा R21, डिस्टेंस कितना है R21, ये पोजीशन वेक्टर R21। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, मान लो चलो R21 ही लिख दो, R21 का स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर भी तो चाहिए, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो देखो R2 फोर्स लगा रहा है, सॉरी Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये इधर। तो Q2 से Q1 की तरफ अगर जाएं, Q2 से Q1 इस तरफ जा रहे हैं इधर, Q2 से Q1, तो R किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, 2 से 1 की डायरेक्शन में, 2 से 1 की डायरेक्शन में, तो याद आएगा 2 से 1 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बहुत डिटेल में समझाई है, एक बार वहां जाके उसको देखो, फिर इसको समझो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। एक बार वापस से बता देते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 ये डायरेक्शन है। मतलब मैं बोल सकता हूं 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं, ऐसे मूव करता हूं, इस तरफ मूव करता हूं, ऐसे, ये जो डायरेक्शन में मैं वो मूव कर रहा हूं, यही डायरेक्शन असल में किसकी है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू। ये जो फोर्स है इसकी भी डायरेक्शन यही है, ये 2 से 1 की तरफ जाते टाइम जो डायरेक्शन बन रही है वही डायरेक्शन फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 है, ठीक है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 की वैल्यू इतनी आ गई। चलो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 की वैल्यू देखो क्या होगी, K Q1 Q2 बाय वैल्यू कितनी है R31 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या लगेगा इसमें, यूनिट वेक्टर लगेगा यूनिट वेक्टर। हम कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, देखो F13 की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो मैं कहां से कहां जाऊं, 3 से अगर 1 की तरफ जाता हूं तो जो डायरेक्शन बन रही, कहां से 3 से 1 की तरफ मैं जब जा रहा हूं तो इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वही डायरेक्शन किसकी है, इस फोर्स की। तो क्या लिख देंगे यहां से 3 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, और F14 हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, K Q1 Q4 बाय Q1 Q4 ये रहा। R की वैल्यू कितनी है 4 1, और यूनिट वेक्टर क्या होगा 4 से 1 की तरफ, 4 से 1 की तरफ। और ऐसे अगर n वाला भी होता, n वाला तो क्या लिखते हैं हम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth पार्टिकल इक्वल्स टू K Q1 Qn डिवाइडेड बाय Rn1 यूनिट वेक्टर Rn1। कोई दिक्कत बताओ। एक सिस्टम माना, फोर्स ऑन वन निकाला, फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल, फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth पार्टिकल। इस तरीके से पूरा सिस्टम निकाल लिया। अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो इन सब का क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा। इन सब का क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा। तो कैसे लिखोगे, नेट फोर्स ऑन Q1 कैसे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं हम F मान लेते हैं, 1 कितना है, इसको मान लिया F इक्वल्स टू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, F12 प्लस F13 प्लस F14 डैश 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 प्लस F1n, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है बेटा, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बढ़िया से, ठीक है। करो पुट, क्या इक्वेशन बन रही है देखो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21 यूनिट वेक्टर 21 प्लस K Q1
Q3 अपॉन R स्क्वायर 3 1 प्लस डैश 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 कर दो इसको, कहाँ तक, n तक कर दो। जरूरी नहीं है कि तीनों की वैल्यू पुट करो, n तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू क्या होगी, k Q1 Qn डिवाइड बाय R 4 सॉरी n हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये हो जाएगा अपना R n1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर लग जाएगा इसमें Rn1, ठीक है। ये थोड़ा इधर हटाएं यार, ज़्यादा कुछ, ये नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर लो एक बार फटाफट, कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो इसको हम क्या लिख देंगे आगे, ये अपना हो जाएगा R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 1 से n किसकी, n से 1 की तरफ, n से 1 की तरफ। ये नोट कर लिया, ये वेक्टर सम रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये जो इक्वेशन है आपकी ये वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख दो, आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डन। कैसे लिखेंगे देखो, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया बेटा, यहाँ का नोट कर लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, आओ इस इक्वेशन बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ, जो चीजें कॉमन आ रही है उसको बाहर ले जाओ। के कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, ठीक। Q1 कॉमन आ रहा है, Q1 लिख दो, और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। के और Q कॉमन है, बाकी ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में क्या क्या है, ब्रैकेट में है अपना Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर अपना R21 प्लस Q3 R31 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R31 डैश प्लस n वाला Qn वेक्टर Rn1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा n1, ठीक। अब मुझे समेशन का फॉर्म लिखना है, तो समेशन का फॉर्म कैसे लिखते हैं देखो, के Q1 और यहां हम लिखेंगे, हाँ अरे थोड़ा अच्छे से बनाए यार, चलो के Q1, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखो Q1 की वैल्यू तो सब में कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू सब में कांस्टेंट है, तो Q1 लिख दिया हमने बाहर। जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, Q2 Q3 Q4 ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम नीचे कुछ वेरिएबल देते हैं i, ठीक। नीचे देखो R2 फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही है, सेकंड वाली कांस्टेंट है सब में 1, तो हम लिख देंगे R i और लिख देंगे 1, ठीक। यहां पे इस वैल्यू में देखो, इसमें कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, सेकंड, फर्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है, सेकंड इसमें भी कांस्टेंट है, तो R i 1 यूनिट वेक्टर। और i की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, i की फर्स्ट वैल्यू क्या है यहां पर 2 के बाद बढ़ रही है, कहां तक जाएगी n तक, तो हमने लिख दिया i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 2 से n तक। ये जो फॉर्म बन रही है इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। नोट करो बढ़िया से, आपके बोर्ड्स में यही रिप्रेजेंटेशन आपको काम आएगा, ठीक है। नोट करो, इसमें कोई दिक्कत, रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो क्या समझे, 2-3 बातें इसमें अलग अलग से लिख लेते हैं, की पॉइंट इसकी। चलो देखिए कौन कौन सी चीजें अभी हमें इसमें की पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। स्टेटमेंट तो आपको ये याद रखना है, डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया, बस मन में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो बहुत सारे चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है उस वेक्टर सम के बराबर होगा। तो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है कि नेट फोर्स on a given charge due to many charges will be equal to net force या will be equals to vector sum, will be equals to
will be equal to vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on the charge, ठीक है. नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज. उस चार्ज के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का हम क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स. ठीक है. दूसरी चीज हमें बताता है कि ये जो फोर्सेस लग रहे थे ना, अलग अलग फोर्सेस, ये चार्जेस के ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तो ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के फोर्स में, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते. तो हम क्या बोलते हैं, दीज इंडिविजुअल फोर्सेस, दीज इंडिविजुअल फोर्सेस आर independent of each other, or we can say that, or they do not disturb each other. वो एक दूसरे को do not disturb each other, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एक की वैल्यू चेंज होगी उससे दूसरी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ ये होगा कि अगर एक की वैल्यू चेंज हो रही है तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस चार्ज के ऊपर वो फोर्सेस लग रहे हैं उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू में फर्क आएगा. इंडिविजुअल फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नोट कर लो बेटा, है ना. चलिए, इसके बाद एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे किए थे. यहां पर भी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको देखते हैं इसकी क्या अप्रोच रहेगी. इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा. किस तरीके से लगेगा देखो, क्या दे रखा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, हमें नेट फोर्स निकालना है क्यू पर. अगर आपको नेट फोर्स दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, जो क्यू है, क्यू आपको दिख रहा है, इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स हमें निकालना है. एक क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज. एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं. चलो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ला 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 तारा ना 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 ला रा रा ना 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 ना. ठीक है, यहाँ से बना लिया ये बात. तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, यहाँ चार्ज रखे हैं स्मॉल q. इस वाले Q के ऊपर नेट फोर्स हमें निकालना है और हमें दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है. ध्यान से देखें तो हमको कुछ ऐसा दे रखा है. क्या दे रखा है कि ये वाला जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है ये है अपना F1 दे रखा है. ठीक है, ये वाला दे रखा है F2. ठीक है, ये वाला दे रखा है अपन को F3 दे रखा है. इसकी अप्रोच देखो, सिंपल सी अप्रोच है. अगर मैं F1 F2 F3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी, बोलो वैल्यू क्या होगी F1 F2 F3 की, बताओ क्या वैल्यू होगी. देखो ये वैल्यू होगी कि नहीं. F1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या F1 की वैल्यू ये होगी, क्या Q1 Q2 Q अपॉन ये डिस्टेंस जो भी है, मान लो ये R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी. ये तीनों बराबर होती हैं, सेंट्रॉइड की ये क्वालिटी है. ठीक है, प्रॉपर्टी है. तो हम लिख दिया R². ये फॉर्मूला आ गया. चलिए F2 की वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू, F2 किधर है भाई, F2 ये रहा. F2 मतलब इसके बीच का फोर्स, इसके, तो ये हो जाएगा K, फिर ये चार्ज Q, फिर ये वाला चार्ज Q. कितना डिस्टेंस है बेटा R². अरे ये तो सर सेम आ रहे हैं, मतलब F1 F2 बराबर है. चलिए F3 भी देख लेते हैं. F3 कहाँ है बेटा, F3 की वैल्यू कितनी है, Q बाय R². F1 F2 F3 तीनों की वैल्यू कैसी है बेटा, इक्वल है. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर. चलो आगे देखो. इसमें अगर मैं F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालूं, F1 और F3 का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, उसकी डायरेक्शन ये आती है, यही आएगी. फाइंड कर लो. ठीक है,
उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। किस किस की डायरेक्शन आएगी, इनको नाम दे देते हैं, चलो है ना, इसको नाम दे देते हैं अपन। ये जो डायरेक्शन आई है ये किसके रिजल्टेंट की है, इसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट ऑफ 1 and 3। ये डायरेक्शन आई है रिजल्टेंट ऑफ 1 and 3। F1 F2 इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा F1 F2, ठीक है, और F2 F3 का रिजल्टेंट कुछ ऊपर की तरफ होगा R23, लिख देते हैं इसको 2 3। इतनी बात क्लियर। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने कुछ खास नहीं किया। हमने क्या किया अभी तक, F1 की वैल्यू निकाली, F2 की वैल्यू निकाली, F3 की वैल्यू निकाली, फिर हमने रिजल्टेंट निकाले किसके, F1 F2 के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, F2 और F3 के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, F1 F2 के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, है ना। आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको याद है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता था, याद करो, B sin थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये हमने पढ़ रखा है क्लास 11th में, है ना, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए इस R13 R23 R12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अरे सर अभी तो बताया था आपने, रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, कैसे, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ठीक है, ए की जगह क्या रखें, किस किस का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, F1 और F3 का रिजल्टेंट निकाल रहे हो। F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, यस सर बराबर है। तो क्या दोनों को F मान ले, थोड़ी देर के लिए क्या मान ले बेटा, F मान लेते हैं, चलो F मान लो, F मान लेते हैं। तो A की जगह भी हमने F रख दिया, B की जगह भी F रख दिया, स्क्वायर प्लस 2F और कॉस। सर एंगल कितना रखें, बहुत बढ़िया, एंगल कितना रखें, देखो हमें चाहिए ये पूरा एंगल, ठीक है। क्या कर सकते हैं बताओ, देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये एंगल कितना है बेटा, 90, कितना है 90, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होता है बेटा, 120। ये 120 है और ये पूरा ट्रायंगल देखो तो ये 60 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है टोटल वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 90, ये 30, तो कितना हो जाएगा 60। सेम देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये 30, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 60, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120। ये टोटल एंगल कितना होगा 120, ठीक है। ये पूरा एंगल 120, ये पूरा 120, ये पूरा 120। अगर 120 है तो लिख दो बेटा 120। cos 120 की वैल्यू बोलो फटाफट, cos 120 की वैल्यू बोलो। ये किसका निकाला था हमने, R13 निकाला है, ठीक है, R13। हमें मालूम है R13 इज एक्टिंग अपोजिट टू R2, यहां लिख देते हैं अपन, डायग्राम में देख लो, बहुत कुछ हो गया। R13 इज एक्टिंग R13 is acting opposite to what, F2। तो हम लिख देते हैं R13 किसके अपोजिट है, F2 के। R23 किसके अपोजिट है, R23 इज अपोजिट टू F1, ठीक है। और R12 किसके अपोजिट है, R12 अपोजिट है बेटा F3 के, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया देखो पहले ही। अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, R13 की वैल्यू निकाल रहे हैं। R13 तो F² प्लस 2F², cos 120 की वैल्यू बेटा -1/2, 2 से 2 साफ, क्या बचा इधर 2F², फिर -F², सॉल्व करो कितना आएगा, F² मतलब बाहर आ गया F। अरे बाबा ये क्या हुआ है, R13 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, F, और F हमने किसको लेट किया था, ये तीनों, इन तीनों को हमने F माना था थोड़ी देर पहले, F मान लो, तीनों F के बराबर है ना, तीनों के F मान लो। इसका मतलब ये हुआ R13 की वैल्यू, R13 इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, Q/R²। सर ये कैसे हो गया, ये ऐसे होगा बेटा, ठीक है। RQ मतलब इसका मतलब F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, फिर R23 R12 सब की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, इक्वल आ रही है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। R13 और F2 की मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट। देखो F13
R13 ये रहा, R13 इज अपोजिट टू F2, ये रहा F2, ये अपोजिट, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. F3 and R12 are opposite, hence they will cancel out each other. R23 and F1 are opposite direction but equivalent magnitude, hence they will cancel out each other. And net force कितना आ जाएगा? Net force कितना आ गया बेटा? Net force is 0. Net force is 0. बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा तरीका एक बार वापस से समझो. ये रहा डायग्राम आपके पास. F1, F2, F3 की हमने पहले वैल्यू निकाली, ये रही वैल्यू. तीनों की वैल्यू कैसे आई बेटा? बराबर आई, तो तीनों को मान लिया हमने F के बराबर. ठीक, फिर हमने F1 और F3 का जो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट था, इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आई बाद में? F आ गई. ठीक है, तो ये F है और ये F2 की वैल्यू भी F है, हेंस एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. F2 और F3 का रिजल्टेंट इस तरफ है और F1 लग रहा है ये भी दोनों बराबर, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. F2 और F1 का रिजल्टेंट होगा इस तरफ और इसके अपोजिट कौन लग रहा है? F3, जिनकी वैल्यू बराबर है, ये भी एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल आउट. हेंस नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इससे क्या सीखे? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सेंट्रॉइड पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो वो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा. अगर Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, तो नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? 0. इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड इज 0. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ. ये बात एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या? है बढ़िया से क्लियर? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहां खत्म होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. अब इस चैप्टर में जितनी भी बात होगी ना कूलम्ब्स फोर्स के बाद अब इस पूरे चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ लिया तो आप आने वाली चीजों को बहुत अच्छे से इमेजिन और समझ पाओगे. ठीक है, कोशिश करते हैं देखो समझाने की. इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले मैं आपको लेके जाता हूं क्लास 11th में. ठीक है, क्लास 11th में ग्रेविटेशन से पहले तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं फोर्स के बारे में, उन सब में हमने पढ़ा होगा कि इंजन फोर्स लगा रहा है या कोई धक्का दे रहा है, हमने किसी चीज को पुश किया या पुल किया, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. मतलब हम ग्रेविटेशन से पहले तक जितने फोर्स की बातें जानते थे वो सारे फोर्स होते थे कांटेक्ट वाले फोर्स. कैसे फोर्स होते थे? कांटेक्ट वाले फोर्स. जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, मैं जब तक उस पर धक्का नहीं लगाऊंगा, अगर बंद है, इंजन नहीं चल रहा, तो अगर मैं धक्का नहीं लगाऊंगा, मतलब मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, उस बॉडी को टच नहीं करूंगा, तब तक वो मूव नहीं करेगी. ये पेन अगर कहीं रखा है तो रखे रहने दो, जब तक मैं इसको टच करके इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये मूव नहीं करेगा. मतलब जिनको हम कॉन्टैक्ट में आके फोर्स लगाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट वाले फोर्स. तो मैकेनिक्स में जब चीजें चल रही थी, जैसे कार चल रही है ना, कोई पत्थर को फेंका गया है, तो इन सब पे जो फोर्स लग रहे थे वो फोर्स कैसा था बेटा? कांटेक्ट वाला फोर्स था. ग्रेविटी के अंडर वाली बात नहीं कर रहे. कोई चीज सरफेस पे रखी है, उसको अगर मोशन में करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. कौन सा? कांटेक्ट वाला फोर्स. लेकिन यहां इस पे समझना कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो क्या उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, क्या उन चार्जेस को एक दूसरे पर फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है क्या? मतलब फिजिकली टच करना जरूरी है क्या? या कांटेक्ट में नहीं भी होंगे तो भी फोर्स लगेगा? सोचो, एक चार्ज रखा हमने Q1, एक चार्ज हमने रखा Q2. अभी मान लो ये बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, एक दुनिया के छोर पे, एक दुनिया के उस छोर पे, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है. ठीक है, दो चार्ज लिए Q1 Q2, मगर हमने इनको रख दिया, यहां पर रख दिया, हमने देखा अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल में कांटेक्ट में आए? नहीं आए. तो कांटेक्ट में नहीं आए तो फोर्स कैसे लगा रहे हैं? जब कोई चीज कांटेक्ट में नहीं आई तो फोर्स कैसे लगा रही है? ये जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि भाई पास तो आए नहीं, कांटेक्ट में तो आए नहीं, तो फोर्स कैसे लग रहा है? तो अब समझना ध्यान से. क्या होता है कि हर चार्ज अपने आसपास एक इन्फ्लुएंसिंग जोन क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? कि इन्फ्लुएंसिंग जोन क्रिएट करता है दूसरे चार्जेस के लिए. हर चार्ज अपने आसपास एक इन्फ्लुएंसिंग जोन क्रिएट करेगा. किसके लिए? बाकी चार्जेस के लिए. जैसे ही किसी दूसरे चार्ज का
इन्फ्लुएंसिंग जोन यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया दूसरे चार्ज के स्पेसिफिक एरिया के कांटेक्ट में आता है, तब वो लगाना शुरू करते हैं फोर्स। और इसी फोर्स को हमने कूलम्ब्स लॉ से फाइंड किया था। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या बात क्लियर होती है? ये जो इन्फ्लुएंसिंग जोन है असल में इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात क्लियर हुई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब स्पेस। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड असल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड असल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, स्पेस अराउंड the charge particle, around the charge particle in which another charge experience force। कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स करे। जैसे चार्ज है, इसके आसपास एक फील्ड होगा, इस फील्ड के अंदर जैसे दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा या इस वाले चार्ज का फील्ड और इस वाले चार्ज का फील्ड जैसे कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो इसी स्पेस को, इसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। ये फील्ड को कैसे करोगे? अ स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स, है ना। फोर्स को लगाया जाएगा या जो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में आ रहा है वो फोर्स को फील करेगा। ऐसे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है, मगर सर ये इतना इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं। बेटा इंपॉर्टेंट तो अब आएगा, काम वाली चीज तो अब आएगी। अभी हमने क्या समझा कि चार्ज के आसपास क्या होता है? एक फील्ड होता है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे फील्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो क्लियर है बात इतनी? ठीक है सर, इस फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए नया कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां हम बोले और हम बोले स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो क्या बोलते हैं? ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ध्यान से समझना। देखो बहुत सारी बुक में ना कुछ टर्म्स लिखी हुई, मैं उन टर्म्स का मतलब बताऊंगा, ये भी बताऊंगा वो जो टर्म्स हैं उनका क्या यूज है, क्यों बोला जाता है, असल में उनका कुछ यूज भी है कि नहीं है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटे R। ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स बताइए। पढ़ रखा है आपने लेक्चर नंबर 3, बहुत अच्छे से देखा, हमको मालूम है। बताइए फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा K-Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस सर, K-Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना ही होगा ना। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना है, तो इस Q चार्ज को बहुत छोटा होना पड़ेगा, बहुत छोटा होना पड़ेगा। कारण ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्यों बोलते हैं टेस्ट चार्ज? देखो टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? हम इसकी वैल्यू, टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी स्मॉल मानते हैं कि जब हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो ये जो फोर्स लगाएंगे, देखो दोनों एक दूसरे फोर्स लगाते हैं ना, दोनों इतना फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये इसके सामने इसकी वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि ये इसकी पोजीशन को चेंज ना कर पाए, इसकी पोजीशन को चेंज ना कर पाए। ठीक है ना, ये इसका जो फोर्स हो वो इसकी पोजीशन को चेंज ना करे, इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करे, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत छोटी मानी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? इतना ही लग रहा है। ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है इतना, या मैं इसको Q0 नाम दे दूं। अगर मैं Q0 नाम देता हूं तो फोर्स कितना हो जाएगा? K Q0 बाय
आर स्क्वायर। क्यू नॉट और क्यू के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, बोला हाँ सर लग रहा है, कूलम्ब्स फोर्स ने हमने पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ में हमने ये चीज पढ़ ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर क्यू, इसको क्यू वन, इसको क्यू वन मान लो, क्यू वन है सर, Q1 इज एक्सपीरियंसिंग के Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स। Q1 एक्सपीरियंस कर रहा है इतना फोर्स, चलिए ठीक है। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि Q2 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी Q0 भी इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, Q1 भी इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई परेशानी? Q1 इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, Q2 इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। चलो एक बात बताते हैं, इधर आओ ध्यान से, इतनी बात क्लियर है ना? चलो अब इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। 5 रुपए 5 बिस्किट 100 रुपए के आते हैं, एक बिस्किट कितने का है बेटा, जल्दी बोलो, एक बिस्किट कितने का आएगा? सर 100 डिवाइड बाय 5 कर दो, 20 रुपीज़ का आएगा। बोलो सही है कि नहीं है? बोले नहीं सर हमको तो चॉकलेट चाहिए। बात ठीक है, 10 चॉकलेट 1000 रुपए की आती है बेटे, तो एक चॉकलेट कितने की हुई? 100 रुपीज़। सर 100 रुपीज़ कहाँ से आया बेटा? 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100 रुपया की आ गई। कितने की आ गई? 100 रुपीज़ की। मतलब मुझे अगर यूनिट के लिए कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। इतनी बात क्लियर? मुझे यूनिट के लिए कोई चीज़ चाहिए डिवाइड। तो Q0 के लिए समझना, Q0 के लिए समझना, ये वाली बात Q0 के लिए है कि Q0 चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कब? जब हमने Q1 के पास में रखा है। Q0 चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग दिस मच ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द Q1। सो +1 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स? सर बहुत आसान है सर इधर 1 लिख दो सर इसको डिवाइड कर दो Q0 से डिवाइड कर दो सर, Q0 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q0 से Q0 बेटे साफ हो गया, कितना बचा? के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब समझना हम क्या कह रहे हैं, इस Q0 चार्ज का +1 चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या समझे? इस Q0 चार्ज का +1 चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पर, असल में वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा इस चार्ज के। क्या समझे बेटा? बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। Q0 चार्ज का +1 चार्ज इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही फोर्स असल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा Q1 चार्ज के। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर +1 चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, असल में उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए एक और डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया सी नोट करिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? पर यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, असल में उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट करो सबसे, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट नोट करो, क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक बार लिख लिया आपने, अब एक बार और समझो कि भैया एक सिस्टम था Q, एक सिस्टम था Q0, दोनों के बीच में फोर्स लगता है F इक्वल्स टू के Q0 बाय आर स्क्वायर। भैया Q फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना? Q फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है के Q0 बाय आर स्क्वायर। सर Q0 भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है के Q0 बाय आर स्क्वायर। अगर Q0 इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो Q0 का +1 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? चलो +1 चार्ज के लिख लो, के Q0 बाय +1 के लिए निकालना है तो Q0 से क्या करते बेटे? डिवाइड कर दे, Q0 से Q0 साफ, क्या बचा? के Q बाय आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है, अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भैया Q1 का +1 चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पे, असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। किसके? इसके। तो ये जो फोर्स था ना, ये जो फोर्स था असल में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, और हमारे पास वैल्यू आ गई क्या? के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बताती है आपको? देखो ये वैल्यू आ गई ना अपने पास, के Q बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। कहां पर? एट
एट डिस्टेंस r। क्या ये बात बढ़िया से क्लियर हो गई बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड q चार्ज का कितना होगा, kq/r², और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की थी। फोर्स देखो, ये पॉजिटिव चार्ज तो इसका फोर्स इस तरफ होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। जो चार्ज, जो फोर्स की डायरेक्शन इस Q नॉट पर होगी वही असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। देखो फोर्स कहां लगाता है, ये पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, उधर भेजता है, उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जाएगा, दूर जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। अभी और अच्छे से बताएंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके अंदर और क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन में देखो, रिलेशन आने वाला है बहुत अच्छा सा और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, है ना, बहुत ध्यान से नोट करना, बढ़िया से नोट करना इस चीज को जो मैं अब लिखवाने वाला हूं। इस इक्वेशन में Q नॉट की दोनों तरफ इंटू कर दो। सर क्या सर, डिवाइड इंटू क्या करे जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो देखो कुछ मिलेगा, इंटू करो, Q नॉट की इंटू करो, तो Q नॉट इंटू E इज इक्वल टू के Q नॉट बाय R। सर E का हुआ, ये तो वापस फोर्स बन गया, यही तो चाहिए हमको। देखो नया रिलेशन निकाले हम, क्या बोले कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, Q का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैंने Q नॉट चार्ज रख दिया, उस Q नॉट चार्ज की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटू कर दूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, E। अरे Q का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था ना यहाँ पे, E। इसके अंदर मैंने क्या रखा है, Q नॉट चार्ज को, देखो ये Q नॉट चार्ज, एक Q नॉट चार्ज को रख दिया, तो इस Q नॉट चार्ज और E की अगर मैं इंटू कर दूं तो मुझे मिलता है फोर्स। क्या मिलता है, फोर्स, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q इंटू E इज इक्वल्स टू फोर्स। ये फोर्स कौन सा था, ये फोर्स कौन सा था, इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स। क्या बात है सर, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखोगे तो फोर्स लगेगा QE। याद रख लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसमें चार्ज रखा Q, तो फोर्स कितना लगेगा बेटे, QE। कितना फोर्स लगेगा, QE। बोलो क्लियर है बात कि नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर वेक्टर क्वांटिटी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है इतनी बात। बढ़े आगे, देखो नोट करो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से नोट करो, है ना, ये नोट कर लो, ये बातें सारी नोट कर लो कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेक्टर है तो डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब। देखो इस फोर्स से आएगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, हमने फॉर्मूला निकाला, F इक्वल टू क्या होता है बेटा, QE। मुझे E का चाहिए तो F अपॉन Q। फोर्स का क्या होता है बेटे, न्यूटन, इसका क्या होता है कूलम्ब, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। बोलो क्लियर। बेटा ये जो यूनिट है ये अपन को सेकंड चैप्टर में समझ में आएगी, याद कर लो, इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। अभी लिख लो, वोल्ट पर मीटर भी होती है, न्यूटन पर कूलम्ब भी होती है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में बड़ा से समझाएंगे, वहां अच्छे से समझ में आएगा। बोलो इतनी बातें अच्छे से क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना बेटा, वहां आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है ना, बात करते हैं इसके बारे में। इतना सब नोट कर लिया, ये नोट कर लेना है ना, ये और ये फोर्थ फार्मूला जो था अपना Q इक्वल टू F इक्वल टू Q, ये नोट कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है 5 नंबर में, उसका 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के अंदर, उसका एक छोटा सा पार्ट है, रिलेशन बताओ सर, ग्राफ बताओ, ग्राफ फॉर्मूला देख लेना, एक बार वापस देखो। एक Q चार्ज है, मुझे R डिस्टेंस पे इसका क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, K किस चार्ज का चाहिए, इस चार्ज का, तो लिखो Q, कितना दूर चाहिए R, उसको कर दो स्क्वायर, ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और R स्क्वायर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसा बनेगा बताओ, सोचो, बना के रखो, बना लिया ना, चेक करो। इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा, जिसने ऐसा बनाया है गलत है, ऐसा नहीं बनेगा।
ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये वाला एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। चलिए अब इसके कुछ बड़े से क्वेश्चंस हैं, वो अपन कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है कहाँ का बेटे, ये क्वेश्चन है अपना नीट 2022 का, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़े। 12 positive charges each of magnitude q are placed on a circle of radius capital R in a manner such that they are equally spaced. A charge plus q is placed at the center. If one of the charge q is removed, then the force on the q is. चलो, तुमको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ो और ड्राइंग बनाओ। अगर तुम ड्राइंग बनाना सीख गए तुम आंसर ले जाओगे। ठीक है, चलो इसके लिए काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम 12 चार्ज ना रखने की जगह तुम एक काम करो 10 रख दो, ग्रुप में रखो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला 12 बोला ना, 12, तो ग्रुप में चार्ज रखो। तो हमने ग्रुप में रख दिया, मान लो हम ग्रुप में रख रहे हैं, हमने मान लिया रख दिया चार्ज, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 4 चार्ज रख दिया हमने, है ना। और सेंटर पे कौन रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, और सारे पॉजिटिव हैं। सारे कैसे हैं बेटे, पॉजिटिव हैं। ध्यान से देखना, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, यस सर, ऐसे ही होगा कि नहीं, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। दोनों की वैल्यू देखो, ये आर, ये भी आर, दोनों की वैल्यू कैसी होगी फोर्स की, सर बराबर होगी। लिख के देख लो, बराबर ही होनी चाहिए। कितना होगा, के क्यू, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, इस डायरेक्शन में। इसका देखो, ये भी जगह के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर उस डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू बराबर, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ऐसे ही ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर 12 चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, निपटा देंगे। ठीक है, एक दूसरे को निपटा देंगे, नेट फोर्स हो जाएगा 0। मगर उसने क्या बोला, इफ वन ऑफ द चार्ज क्यू इज रिमूव्ड, वन ऑफ द चार्ज क्यू इज रिमूव्ड। चलो इसमें से भी करके देखते हैं। हमने इस क्यू को हटा दिया, इस क्यू को हटा दो, अब क्या होगा बेटे, अब क्या होगा देखो, ये दोनों चार्ज जितने पेयर के अंदर थे वो तो सब कैंसिल आउट हो रहे हैं ना अभी भी, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। और कोई होते, मान लो इधर होता तो इधर एक क्यू है, इधर एक क्यू है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। ये वाला जो चार्ज हटा है इसका जस्ट अपोजिट चार्ज जो होगा, ये वाला चार्ज, इसका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गए। देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। बाकी तो सारे कैंसिल आउट, जो एक चार्ज हटाया है सिर्फ वो एक नेट फोर्स बच रहा है, के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, स्मॉल क्यू की तरफ, स्मॉल क्यू जो चार्ज हमने हटाया है उस चार्ज की तरफ है फोर्स की डायरेक्शन। चलो ऑप्शन देखो, क्या 0 होगा, सर 0 तो नहीं होगा। 0 कब होगा, जब एक भी चार्ज नहीं हटाया, 12 की 12 रखे और नेट फोर्स निकालना है सेंटर पे, तो 0 होगा। लेकिन एक चार्ज हटा दिया गया है, ठीक है, एक चार्ज हटा दिया गया है, तो सर मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, मतलब ये दोनों सही लग रहे हैं। डायरेक्शन देखो, अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रिमूव्ड चार्ज, रिमूव चार्ज बेटा कहां था, यहां पे, तो क्या नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे आई क्या, इससे दूर की तरफ आई क्या, नहीं सर नीचे थोड़ी आएगी, दोनों पॉजिटिव थे तो रिपेल करेगा, उसकी तरफ जाएगी, टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द रिमूव्ड चार्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टूवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द रिमूव्ड चार्ज। एक्सप्लेनेशन क्लियर है। देखो 12 चार्ज रखने से अच्छा है कोई से भी पेयर वाले चार्ज रख लो, उसकी जो सिचुएशन होगी वही 12 वाले की भी सिचुएशन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें अपन कई सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस h है, वहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। चलिए इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं। क्या बोले बेटा, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ के क्या करना है तुमको, डायग्राम बनाना, ड्राइंग बनानी, ड्राइंग। तो h हाइट से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये रख दिया हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए आगे, वर्टिकल डायरेक्शन h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस पढ़े, क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से नीचे गिरा, थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, एक वर्टिकल डिस्टेंस h से, इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अपवर्ड, मतलब नीचे होगा पॉजिटिव चार्ज,
और ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए और पढ़ें क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड एंड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर दी, चलो चेंज कर दो, ऊपर पॉजिटिव कर दो, नीचे नेगेटिव कर दो। ठीक है, हाइट अभी भी सेम रखी है। अब प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब इस बार प्रोटॉन को नीचे गिराया गया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। ओके, इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होगा, ऐसा पूछा है। 5 टाइम्स ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, स्मॉलर होगा, 10 टाइम्स ग्रेटर होगा, ये सब पूछा है। चलिए देखते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई। चलिए, पहले अपन इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं, फिर अपन प्रोटॉन के लिए फाइंड करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, इसने एक वर्ड यूज करा है फॉल। एक इलेक्ट्रॉन वर्टिकल डायरेक्शन से गिर रहा है। सोचो, कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है, कोई भी चीज नीचे की तरफ अगर गिरती है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? सर, फोर्स लगता है mg। क्लास 11th चैप्टर 8 ग्रेविटेशन याद करो। कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है, कोई नीचे की तरफ गिरती है, चैप्टर 3 में भी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी हमने स्टोन फेंके ऊपर नीचे, वहां भी फोर्स लग रहा है mg, है ना। बस वहां पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाया कहाँ गया तुमको? लॉज ऑफ मोशन के अंदर या फिर ग्रेविटेशन के अंदर, वहां पढ़ाया ना हमने। कोई भी चीज नीचे गिरती है तो कितना फोर्स लगता है? mg। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिर रहा है तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है m ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड g। यस सर, यस सर, एक फोर्स लग रहा है नीचे। इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ गिरेगा तो एक फोर्स लगेगा mg। क्या और कोई फोर्स लगेगा? सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। एक तो ये फोर्स लग ही रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लग ही रहा है। दूसरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से कि भी तो इसके अंदर फोर्स लगेगा। और हमें मालूम है सर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अभी बताया सर आपने, हमको याद हो गया, बहुत अच्छा पढ़ाया सर। क्यू चार्ज अगर मैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता हूँ, कितना फोर्स लगता है बेटा? फोर्स लगता है कितना? बोलिए, जल्दी बोलिए। F इक्वल्स टू क्यू ई, इतना लगता है ना, याद है ना। बहुत अच्छे। देखो, ये फोर्स किस तरफ लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लग रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ लग रहा है। ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, और ये फोर्स कितना है? क्यू ई। ठीक है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है ना। फोर्स का फॉर्मूला बोलो सर। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखो, आज तुमको एक नई चीज सिखाते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ ना न्यूमेरिकल तुमको करना है, तो न्यूमेरिकल के अंदर ये देखो, सबसे पहले तो घबराओ मत, न्यूमेरिकल बढ़िया से पढ़ो, ड्राइंग बनाओ, फिर देखो आखिरी चीज क्या निकालनी है, लास्ट चीज क्या निकालनी है। लास्ट चीज अपन को निकालना है समय। समय निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोचो, क्या कर सकते हैं? समय निकालने के लिए हम लगा सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मगर प्रॉब्लम ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैं उस मोशन में लगा सकता हूं जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जहां पर नेट फोर्स 0 हो। यहां पर नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में नहीं लगा सकता हूं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम तभी लगा सकते थे जब स्पीड कैसी रहती थी बेटा? कांस्टेंट। चलिए ठीक है, तो क्या लगाएं सर? हाँ, इसके लिए एक चीज हमने पढ़ी है, क्या? मोशन की 3 इक्वेशंस, और उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर भी आता है कि भाई ये तीनों इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन आप तभी लगा सकते हैं जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। देखो, जब F इक्वल्स टू ma, जब F कांस्टेंट तब a कांस्टेंट, क्योंकि मास तो इस जो स्पीड नॉर्मली होती है अर्थ के ऊपर, उसके अंदर मास कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा स्पीड तो होती नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की। तो फोर्स अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। फोर्स इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस, हियर फोर्स इज कांस्टेंट। देखो, mg इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, me इज कांस्टेंट, तो mg कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, मतलब सब कुछ कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। यस सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर तो लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं ना। चलिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे टाइम चाहिए और डिस्टेंस दे रखा है, देखो h, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है h, और रेस्ट से शुरू हो रहा है। सर सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेरी गुड। देखो,
रेस्ट से शुरू होना, रेस्ट से शुरू हुआ, रेस्ट से शुरू हुआ, तो आखिरी चीज पकड़ ली ना हमने, डिस्टेंस निकालना है, बस उसके हिसाब से चलते जाओ, आंसर आएगा। देखो रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, u0, s की जगह h, ये 0 बचा a, हाफ a। सर प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे को t चाहिए, मेरे को t चाहिए, मेरे को a तो पता ही नहीं है। जब तक a नहीं पता होगा h नहीं फाइंड कर सकते। हमको क्या चाहिए बेटा? a चाहिए, a ढूंढो, a फॉर एप्पल, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ फिर सोचो, हमें दो फोर्स मिले MEG और QE, दोनों कहाँ लग रहे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स जो होगा, इनका जो नेट फोर्स होगा, इनका जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? MEG प्लस QE, इसके बराबर होगा। यस सर, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसा होगा। चलो फोर्स का वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास किसका होगा बताओ? सर इलेक्ट्रॉन का ही होगा, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो और किसका यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू MEG प्लस QE। कोई प्रॉब्लम? देखो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यस सर, एक्सेलरेशन मिल जाएगा सर, MEG प्लस QE डिवाइडेड बाय ME। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो मैं एलसीएम अगर ब्रेक करूंगा तो ये आएगा G, या ब्रेक करेंगे एलसीएम। सर बता दो ना सर, ऐसे ऐसी बातें मत क्या करो सर, समझ में नहीं आता फिर। वाह यार, ले लो एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। कैसे करेंगे? A इक्वल्स टू MEG डिवाइडेड बाय ME प्लस QE डिवाइडेड बाय ME। ME से ME साफ। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो मिल रही है, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, वो है A इक्वल्स टू G प्लस QE डिवाइडेड बाय ME। कोई दिक्कत? ये आ गया बेटा अपना एक्सेलरेशन। यहां तक कोई परेशानी? सर एक्सेलरेशन आ गया सर, यहाँ पुट करो सर, आंसर आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखो मुझे चाहिए t की वैल्यू, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? 2h डिवाइड बाय a अंडर रूट इक्वल्स टू t। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो बेटा। ये नोट करो, इतना नोट करो, इतना नोट करो। इसको हटा दे, नोट कर लिए? चलो इसको नोट करो। यहां पर हम देखो इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इक्वेशन? अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय G प्लस QE डिवाइडेड बाय ME इक्वल्स टू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, एक इक्वेशन आ गई टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कोई परेशानी? ठीक है, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी किसकी? प्रोटॉन की, मगर मास किसका होगा इसमें? प्रोटॉन का होगा। चलो दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, फिर करते हैं कंपेयर। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? अंडर रूट 2h, G तो सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं, चार्ज दोनों का सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। सर मास तो अलग है ना? यस, एक आ गया अपने पास TP। चलो कंपेयर करते हैं। देखो ये पूरी वैल्यू इसमें कांस्टेंट है, फर्क कहाँ आ रहा है? यहां पर। अब ध्यान से समझना, विच वन इज हैवियर? सब प्रोटॉन इज हैवियर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैवियर। यस इट इज ऑल्सो हैवियर, बट कंपेयर टू प्रोटॉन थोड़ा हल्का रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम, प्रोटॉन का मास थोड़ा ज़्यादा। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ध्यान से समझना, अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इस टर्म की वैल्यू कम आने वाली है। सोचो, इसका मास कम है तो इस टर्म की वैल्यू ज़्यादा आएगी। सर क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। चलो एक बार देखो, इधर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन बनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब इधर ध्यान से देखना, मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं एक बार 2 से और एक बार 10 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से। जब डिनोमिनेटर ज्यादा रखा तो आंसर आ रहा है 2, जब डिनोमिनेटर कम रखा तो आंसर आ रहा है 5। जब डिनोमिनेटर कम है तो आंसर ज्यादा आ रहा है, जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आंसर कम आ रहा है। मतलब ये ज्यादा होगा तो ये कम आएगा। तो ये ज्यादा कौन सा है बेटे? ये ज्यादा है, तो मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? कम। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा। इस पूरी की वैल्यू होगी ज्यादा, ध्यान से समझना, ज्यादा। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है 2h डिवाइड बाय, तो G प्लस ज्यादा, मतलब मैं इसको बोल लेता हूं x अंडर रूट। इस वाले केस में y मान लो, 2h डिवाइड बाय, अरे पूरा आएगा भाई, पूरा आएगा,
√2h डिवाइडेड बाय g प्लस वाई मान लेता हूं, और यहां पे कौन सा ज्यादा है, x ज्यादा है, y कम है, y कम है क्योंकि p mp ज्यादा था, तो डिवाइड करूंगा, छोटी वैल्यू आएगी, x की y की वैल्यू कम होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी वैल्यू कम। हमें पता है जब ये ज्यादा रखा जाता है तो ये कम आता है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का टाइम है, इलेक्ट्रॉन का टाइम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के टाइम कम आने वाला है। कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करो। नीट का क्वेश्चन है 2018 का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ये वाली वैल्यू कम आ रही है, किसके, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम जो है वो कम होगा, स्मॉलर होगा, तो ये बेटा ये वाला आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसको शांति से वापस से एक बार पढ़ना, एक बार रिवाइज करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट रहे तो कमेंट में हमको बता देना, ठीक है। चलिए बेटा, एक आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, दो हमने नीट के क्वेश्चन किए बढ़िया से। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का, 2014 में बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, है ना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके जी में पूछे जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जी में कई बार पूछे गए, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3q माइनस 4q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस b and c ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल b ऑफ साइड a एज द गिवन फिगर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड। हमें इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट a। चलिए एक काम करते हैं, बढ़िया से ड्राइंग बनाते हैं। आओ सर, बना हुआ है तो वापस क्यों बना रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा वो, हम ये बनाएंगे वापस से। ये कितना हो गया, प्लस 3q, ये हो गया अपना बेटे a, e हो गया b और e हो गया c, यहाँ पे रखा है माइनस 4q और यहाँ पे कुछ नहीं है। बेटा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कुछ गिवन नहीं हो तो वहाँ पर क्या मानते हैं, +1 चार्ज मानते हैं। चलो मान लिया +1 चार्ज, +1 चार्ज, ठीक है। अरे +1 चार्ज के लिए तो निकालना सीखा थे, ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अलग। नोट डाल के लिख लो, नोट लिखो बहुत काम की चीज, और लिखो कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता है, ऐसे बना लो, ऐसे दूर 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 दूर। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है, उसकी तरफ आता है, पास में जाता है, पास में जाता है, एकदम पास पास, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी इसकी वो ये होगी, यस सर। पॉजिटिव चार्ज का दूर जाएगा, दूर 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 मतलब इधर जाएगा, इधर। इसको नाम देते हैं E1, इसको नाम देते हैं E2। हमें नेट चाहिए, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो वेक्टर्स हैं, कुछ एंगल पर लग रहे हैं, आंसर चाहिए। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये 60 डिग्री, सर ये भी सर ऐसा क्वेश्चन कराए थे आप, हाँ कराए तो थे बेटा। वो फोर्स का था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। फोर्स के अंदर आपके पास दो चार्ज होंगे, यहाँ पर एक ही चार्ज होगा। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120। कैसे हुआ, इस पूरे की 180 होती है, 180 में 60 माइनस 180 कौन सी प्रॉपर्टी से होगा बताओ, विच प्रॉपर्टी, सर लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। सर पूरा एंगल कितना होगा 180, 180 में से कितना गया 60, कितना बचा 120। हमें एंगल मिल चुका है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए E1 की वैल्यू देखो, E1 की वैल्यू देखो, E1 की वैल्यू क्या होगी, किसका चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो लिखा K 3Q डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस मानी है इसमें बेटा, A मानी है, तो A², ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3KQ बाय A²। E2 की वैल्यू देखो, E2 की वैल्यू ये था E2। सर माइनस लगाना है क्या, नहीं लगाना है, कूलम्ब्स लॉ ने मना किया है, माइनस नहीं लगाना है, कहा है मैग्नीट्यूड लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया E2, ये आ गया E1। क्या लगाएं, सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखें, R इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। चलिए लगाइए, वैल्यू लगाइए, लगाओ। चलो इधर लगा देते हैं यार, एक काम करते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3KQ बाय A²। E2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4KQ बाय A²। इतनी है ना, चेक कर लें एक बार। 3KQ बाय 4, ठीक 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 ठीक, एंगल है 120, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ बेटे। A की जगह पहले E1 को रख दिया हमने, KQ बाय A² प्लस
4k³ बाय ए का स्क्वायर प्लस 2, फिर ए की वैल्यू 3k³ बाय ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4k³ बाय ए स्क्वायर, फिर cos 120 डिग्री। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व। 3 का स्क्वायर बेटा 9, k स्क्वायर q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नोट करते जाओ बढ़िया से। 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर q स्क्वायर बाय ए की पावर, अरे 2, ये 2 कहाँ है यार, 4 आना चाहिए ना, लोचे कर रहे हैं यार, इसको हटाओ। स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4, ए की पावर 4, बाकी सब ठीक है ना, हाँ ओके। तो अपने पास हो जाएगा बेटा 2 एस्टेज रहने दो, 3 चौक 12, क्यू स्क्वायर के इंटू के के स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ए 4, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 साफ। सर एक दिन बताना सर ये cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरूर बेटे, एक दिन लेक्चर बना के तुमको बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे एक दिन तुमको बढ़िया से। देखो इसको वापस प्रॉपर लिख दो, कैसे लिखेंगे, 9k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए 4 प्लस 16k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए 4 माइनस 12k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए की पावर 4। क्या सब कुछ सेम आ रहा है, क्या लाइक टर्म्स हैं, क्या सारी डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? सर कर तो सकते हैं, सब कुछ सेम ही लग रहा है। चलिए ठीक है, 16 + 9 कितना हो गया बेटा, 25, 25 -12 13 है ना। तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा अंदर, 13k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए की पावर 4। बोलो इतने आएगा कि नहीं, k स्क्वायर का k बाहर, k स्क्वायर का k बाहर, q बाहर, a4 का a स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा, √13 बेटा आंसर, न्यूटन पर कूलम आंसर। पहला आंसर आ गया अपने पास इतना। देखो कोई दिक्कत, नोट कर लो बढ़िया से, ठीक। आओ, तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है, k, आंसर अपने पास k q बाय ए स्क्वायर अंडर √13। ठीक है, एक आंसर आ चुका है इतना। दूसरा आंसर पूछा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए ऑफ दीज 2 चार्जेस। यहां पर रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट के लिए बेटा क्लास 11th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता था, बहुत अच्छा सा था, tan थीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। सर याद आ रहा है चैप्टर नंबर 4, और उसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था डायरेक्शन का, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो। इसमें हमें पता होना चाहिए b कौन था, a कौन था है। तो ये रहा आपका b, ऊपर वाला b, नीचे वाला a। कैसे पता चला, कैसे पता चला, ऊपर वाले को क्या मानेंगे b, ऊपर वाले को मानेंगे b, नीचे वाले को मानेंगे a। कैसे पता चला, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल लगेगा उसको a मानते हैं। रिजल्टेंट के साथ, जैसे रिजल्टेंट बीच में आएगा ना, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो नीचे वाले के साथ एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे, क्योंकि हम पैरेललोग्राम फाइंड करते थे उसमें भी यही मानते थे, नीचे वाले को a मानते थे, ये हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, tan थीटा = b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। तो b किसको माना हमने, ऊपर वाले को। ऊपर वाला कौन सा फोर्स है, 3 वाला फोर्स है। ऊपर वाला कौन सा फोर्स है बेटा, 3 वाला फोर्स है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर आ जाओ, हमें निकालना है tan थीटा = b sin थीटा a + b cos थीटा। b कौन सा है, 3 वाला, b कौन सा है, 3 वाला, 3 कौन सा, 3kq बाय r स्क्वायर, और a कौन सा बेटा, 4kq बाय r स्क्वायर, और एंगल कितना है, 120 डिग्री। आओ, 3kq बाय a स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाय a कितना है अपने पास, 4kq बाय a स्क्वायर प्लस 3kq बाय a स्क्वायर इंटू cos 120 cos 120।
साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, साइन 90 प्लस 30, 90 में चेंज हो कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा Q इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 4KQ A स्क्वायर, कॉस 120 अभी बताया था, माइनस का 3KQ/2A स्क्वायर, माइनस का 1/2 होता है ना, तो इंटू कर दिया -1/2। इसको सॉल्व करो बढ़िया से, देखो कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ गया अपना, चलो एलसीएम ले लो, एक काम करो, कितना हो जाएगा ये 3KQ√3/2A स्क्वायर डिवाइड बाय, इस नीचे का एलसीएम ले लो पूरा, कितना हो जाएगा एलसीएम 2A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8KQ माइनस 3KQ, इससे ये साफ, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3KQ√3 डिवाइडेड बाय 1, इधर क्या बचेगा अपना 5KQ अपॉन नीचे भी 1, KQ से KQ साफ, क्या बचा 3√3/5, 3√3/5, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा tan थीटा इक्वल्स टू 3√3/5 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√3/5 आंसर। यह आ गया आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन। इसमें याद क्या रखना है, हमेशा आपको याद रखना है नीचे वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये हमेशा ये मानना है, दूसरे वाले को हमेशा बी मानना है, और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा वीडियो में सब बढ़िया लगा, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत हो कमेंट में हमें बता दो, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे दूंगा, या फिर कमेंट्स में भी कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर देने का।